नमस्कार सम्यक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं भूगोल का जो संस्थान में पेपर हुआ था उसका हल देखेंगे। ज्यादा देखो यहाँ लिखा हुआ है पेपर का हल, ज्यादा डिटेल से प्रश्नों को देखेंगे नहीं, जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार के उसका आंसर देखेंगे अपन। अगर ज्यादा डिटेल से देखेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं जो पहला प्रश्न है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उसकी बात करते हैं। देखो ये ऐसे प्रश्न हैं जहां पर एक तो आते हैं अपने आधा नंबर का, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक बारीक बारीक चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं। देखो पहला प्रश्न देखते हैं अपन, मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसका आंसर तो हो जाएगा व्यवहारवादी। लेकिन यहां से अगर आपसे पूछे कि व्यवहारवादी भूगोल को मानव भूगोल में या इस विचारधारा को, व्यवहारवादी भूगोल नहीं व्यवहारवादी विचारधारा को मानव भूगोल में कब शामिल किया गया, तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1970 के दशक में। उस समय 3 विचारधाराओं को मानव भूगोल में शामिल किया गया था। 2 के नाम आपको बता रहे हैं। ठीक है, व्यवहारवादी क्या है विचारधारा, तो आपको लगे इस विचारधारा में मानव जाति, प्रजाति और धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर बल या जोर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लोगों की संख्या, यहां देखो लोगों की संख्या और जो भूमि का आकार है इसके जो बीच का अनुपात है उसे क्या कहते हैं, कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा। अच्छा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये तो याद होगा ऐसे ही। अब आपको यहाँ क्या बताना है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, कमेंट कर देना इसको कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। डेफिनेशन याद कर लें, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से किसका संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और जिसका मूल्य कैसा होता है, सापेक्ष होता है। देखो जो जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है और मूल्य सापेक्ष होता है वो विकास होता है। ठीक है, ये तो विकास की बात हो गई। आंसर तो क्या हो गया अपना विकास, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन और मूल्य कैसा पूछा है, सापेक्ष। लेकिन यहां एक शब्द और दे रखा है वृद्धि, इसकी बात करते हैं तो ये इसमें जो होता है मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है और इसका जो मूल्य होता है वो निरपेक्ष होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दोनों कम से कम इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे 1.5 नंबर के प्रश्न में कि विकास और वृद्धि में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसमें जो सकारात्मक परिवर्तन होता है हमेशा विकास में ध्यान रखना है, गुणात्मक परिवर्तन सकारात्मक, यानी विकास कभी भी नकारात्मक स्थिति में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है अपने को। वृद्धि में मात्रात्मक होती है और ये क्या होती है, निरपेक्ष होती है। ठीक है, वृद्धि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नंबर 4 प्रश्न की बात करते हैं बेटा, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से देखना है आपको कि कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। देखो डाउन्स ये हैं, याद रखना है, पंपास भी हैं, वेल्डस भी हैं, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर है समाणा। ये शीतोष्ण घास का मैदान तो है लेकिन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। देखो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन और देखते हैं प्रश्न। देखो नंबर 5 जो कह रहा है कि रूस का प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है। यहां पर आपसे रूस का प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र पूछा है, जो ये 4 आपके ऑप्शन है इनमें से बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है, यहाँ इसके हिसाब से हो जाएगा यूराल। यूराल रूस के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, टैक्स परामर्शदाता किस वर्ग के क्रियाकलाप से संबंधित है। टैक्स परामर्शदाता को कर परामर्शदाता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको अपने हिंदी कर लीजिए। कर परामर्शदाता जो होते हैं वो किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत है, ये अच्छे से याद रखना है, गलत नहीं है, सही। अब तर्तक लगाओ तो तर्तक इसका आंसर नहीं है, बुक में देख लेना ध्यान से, इसका जो आंसर है वो है चतुर्थक क्रियाकलाप। ये याद करना है आपको, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, और इनकी जो क्रियाएं हैं ये अच्छे से याद कर लेनी है। यहां से प्रश्न अवश्य आएंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, यहां से ऐसा कोई हार्ड प्रश्न भी नहीं आएगा। देखो अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में मानक रेल लाइन का उपयोग होता है। मानक रेल लाइन की बात हो रही है यहाँ पर। मानक रेल लाइन का उपयोग कहां पर होता है, तो ये होता है ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में रेल लाइन की पूछे तो मानक रेल लाइन याद रखना है, मानक रेल लाइन तो ब्रिटेन में। अब ढंग से याद होना चाहिए, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन 2016 में
विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो के सदस्य देश कितने थे, तो आपको पता होगा 164 सदस्य देश थे, ठीक है। अब आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। सदस्य देश मैंने बता दिया भाई 164 थे, इसको WTO भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। देखो अगला प्रश्न जो है, किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है, किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। तो भारत की बात हो रही तो भारत में तो सभी को पता है भाई, गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब देखो बेटा, गोवा की बात हो रही है यहां पर, तो गोवा क्या है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये भारत का सबसे धनी राज्य है, सबसे अमीर राज्य है, इसकी बात आपको ध्यान रखनी। उसके अलावा आपको ये बताना है कि भारत में जो टोटल ग्रामीण जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या कितनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं या ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण नगरीय संगठन आपने पढ़ा है, तो आपको ये बताने हैं दोनों, नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है और ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। अब देखो अगला प्रश्न, सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है। फिर वही क्षेत्र से संबंधित ढंग से पढ़ लेना अपने को, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, पांचों के पांचों, ठीक है। तो इसका आंसर भी है चतुर्थक क्रियाकलाप से। भाई सूचना आधारित जो उद्योग है वो चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल किया गया है, या उसकी क्रिया है, जैसे भी आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। आपने देखा होगा प्रवास पढ़ा है, प्रवास में दो स्थान होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो होता है आपके उद्गम स्थान, ठीक है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखने, उद्गम स्थान, और एक होता है गंतव्य स्थान, ठीक है। उद्गम और गंतव्य स्थान, व्यक्ति जहां से जा रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं जा रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति यहां बना देते हैं अपन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जहां से जा रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान। जहां से जा रहा है वो तो क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान, और जहां जा रहा है यानी वो पहुंचना चाहता है वो क्या हो जाएगा, उसका गंतव्य स्थान। ये ढंग से याद रखना है, प्रवास में दो स्थान, उद्गम और गंतव्य स्थान। व्यक्ति जहां से जा रहा है मतलब गमन कर रहा है, जहां से गमन कर रहा है, और जहां के लिए गमन कर रहा है, कहां पहुंचना चाहता है वो उसका गंतव्य स्थान है। जहां से गमन कर रहा है तो क्या है, जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है, क्या बताया आपको, वो उद्गम स्थान कहलाता है, अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, उद्गम स्थान हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न अपने को आते नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अगला देखो, किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है, ठीक है। अब ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहां लिखता हूं परिवर्तनशीलता, ठीक है। देखो अब आपको याद आना चाहिए परिवर्तनशीलता। अब परिवर्तनशीलता जो शब्द है ये किसकी परिभाषा में आता है, आपको यहां पहुंचना है। आपने एलन सी सैंपल के बारे में पढ़ा है, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा एलन सी सैंपल। इनकी परिभाषा क्या है आपको पता है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है उसी को इन्होंने क्या कहा है, मानव भूगोल। अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है, और संबंध कैसे बताया इन्होंने, परिवर्तनशील। जब संबंध परिवर्तनशील होते हैं तो अपने आप गत्यात्मकता आ जाती है, गति आ जाती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एलन सी सैंपल, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थी ये आप बता देना, एलन सी सैंपल का संबंध किस देश से, तब बताना जरूर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास प्रतिवेदन यानी मानव विकास की जो रिपोर्ट है 2020, उसके अनुसार उस रिपोर्ट में 10वें स्थान पर स्थित देश कौन सा है, याद होगा वो तो डेनमार्क है, ठीक है। अब आपको तो ये बताना है पहले स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे कौन है, ठीक है। लास्ट तो बता दिया, मतलब 10वां, लास्ट मतलब तो आगे भी है लेकिन लास्ट नहीं, अपने अनुसार यहाँ जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है 10वें स्थान पर स्थित देश है वो तो हो जाएगा डेनमार्क। कम से कम 10 तो आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट, प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों तथा विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह कथन मानव विकास की किस संकल्पना से संबंधित है। देखो यहां इसका संबंध हो जाएगा सतत पोषणीय साझे। कैसे, देखो समझो, प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, सतत यानी होता है लगातार। आपने सतत पोषणीय विकास पढ़ा है जिसमें कहा जाता है मैं संसाधनों का उपयोग हमें इस प्रकार से करना है कि अपना भी काम हो जाए और अपनी भावी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं
वो भी पूरी हो जाए। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि हमें विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, उन्हें अवसर देने चाहिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप यहाँ पहुंच सकते हो सतत पोषणीयता तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। भाई इसका तो संभववाद हो जाएगा आंसर। कैसे हो जाएगा? बहुत से सोच रहे होंगे यार सामंजस्य दे रखा है तो नवनिश्चयवाद होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, ढंग से पढ़ो। कौन सा भौगोलिक वातावरण यानी कौन सी विचारधारा मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? तो संभववाद। उसने ये नहीं कहा कि कौन सा भौगोलिक वातावरण प्रकृति और मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर देता है। वो यहाँ पर केवल मानव की बात कर रहा है, मानव के साथ उसने प्रकृति को नहीं जोड़ा है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब संभववाद के जनक कौन है आपको बताना है, नवनिश्चयवाद के जनक कौन है ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नवनिश्चयवाद के जनक मैं बता देता हूँ, ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है संभववाद के जनक कौन है। अगला प्रश्न देखो, मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? तो इसका आंसर है 1990 के दशक से। यह इस उपागम को कब शामिल किया गया? तो 1990 के दशक से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सघन यानी अधिक घना बसा क्षेत्र है? घना या सघन बसा क्षेत्र है जहां नहीं है, सॉरी है नहीं है, यहाँ नहीं है दे रखा है, दोबारा देख लो। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सघन बसा क्षेत्र नहीं है? यहाँ ध्यान देना, नहीं है। तो पूर्वी एशिया तो भाई तो घना बसा है, यूरोप का पश्चिमी यहाँ भी अच्छी खासी जनसंख्या है, यूएसए में भी। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया की बात करें अपन, यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, कम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी भाग में किस देश की सीमा लगती? भारत का उत्तरी भाग है, श्रीलंका की तो लगती नहीं है भाई, म्यांमार की नहीं लगती, पाकिस्तान की नहीं लगती, किसकी लगती? चीन की लगती, भारत के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है? तो मध्य प्रदेश नहीं है इसका आंसर, केरल भी नहीं है, बिहार भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा को रेड क्लिफ लाइन के या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, बेसिक प्रश्न है। तो अब प्रश्न आते हैं आपके 2 नंबर जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न भी आपके आधा नंबर का आता है और ये ऐसे प्रश्न है जहां सर्वाधिक संभावना होती है कि नंबर कट सकते हैं। इनको हमें बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बड़े प्रश्नों में ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ किस प्रकार के अच्छे नंबर लाने, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, चाहे जो हो जाए। देखो, जुनून होना चाहिए, जुनून सभी के अंदर होता है, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। देखो पहला प्रश्न देखते हैं, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको, हम प्रश्न बनाएंगे यहाँ, कौन सी कृषि का नाम दिया जाता है? वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। कौन सी कृषि कहा जाता है? ट्रक कृषि कहा जाता है। अब प्रश्न अगला बन गया, क्यों कहा जाता है? देखो, जो फार्म होता है जहां सब्जियां उगाते हैं, फार्म और जो बाजार होता है, इसके बीच की जो दूरी है, फार्म और बाजार के बीच की जो दूरी है वो ट्रक के द्वारा एक रात में तय की जाती है। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि। यानी ऐसा लग रहा है कि कृषि तो ट्रक ही कर रहा है। ठीक है, नंबर 2 प्रश्न है, उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा? तो कुटीर उद्योग हो जाएगा इसका आंसर। ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग निर्माण की क्या है? सबसे छोटी इकाई। अगला, चमड़ा एवं ऊन से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है, किससे प्राप्त? पशुओं से प्राप्त होता है चमड़ा और ऊन। ये तो याद ही है आपको, डायरेक्ट पूछ ले कि पशुओं से प्राप्त कच्चे माल के नाम लिखिए, दो पूछ ले, कुछ ही पूछ ले, तो चमड़ा और ऊन, या इतना तो है से अपने को याद। अगला, प्रकृति का ज्ञान को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है भाई टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्रकृति का ज्ञान क्या है? बहुत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा का मूल्य बढ़ जाता है। किसका मूल्य बढ़ जाता है भाई? प्राथमिक क्रियाओं का। ठीक है, जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जो सेकेंडरी आपका सेक्टर है, प्राथमिक क्रियाओं से ही द्वितीय गतिविधियों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्राथमिक क्रियाओं से। यहाँ ये भी ध्यान रख सकते हो आप, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उनका मूल्य तो बढ़ता है, साथ में रूप भी परिवर्तित हो जाता है और ये वस्तुएं अधिक उपयोगी हो जाती है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ कितने प्रश्न हो गए, देखो जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने बताया फार्म और बाजार के बीच की जो दूरी है वो ट्रक के द्वारा एक रात में तय की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उद्योग, कौन से उद्योग, निर्माण की, तो कुटीर उद्योग हो जाएगा सबसे छोटी इकाई। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। भाई अच्छे से याद हो जाने चाहिए, यही प्रश्न आए तो गलत होंगे नहीं अपने। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है द्वितीय गतिविधियों द्वारा का प्राथमिक क्रियाओं का, किसका, प्राथमिक क्रियाओं का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समझते रहना इनको। ठीक है, याद नहीं हो तो लिख भी लेना है अपने को। निर्वहन का अर्थ है कि उपलब्धता में निरंतरता, यानी निर्वहन, हम जीवन यापन करना है तो हमें अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिलते रहने चाहिए। तो अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यहाँ सतत पोषणीयता भी आ सकता है। ठीक है, सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय, तो हम उसको किस प्रकार देखते हैं यहाँ पर, देखो जीवन प्रत्याशा के रूप, जीवन प्रत्याशा, ये याद रखना है आपको कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो सूचक है वो कौन सा है, जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी आयु तक। ठीक है, आदिमकालीन समाज जंगली किस पर, पशुओं पर निर्भरता, भाई जंगली पशुओं पर निर्भरता। आगे भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक एवं क्या होता है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। ये देखो याद करने, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने हैं, 3 घटक हैं। अब तीनों में आपको बता देता हूं। एक तो क्या है, जन्म दर, ठीक है, या जन्म बोल दो, दूसरी मृत्यु दर, तीनों याद रखने हैं आपको, और एक हो जाएगा प्रवास। ठीक है, ये याद रखने, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। देखो जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है, ठीक है, वो वास्तविक वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण ही होता है। यानी जनसंख्या में जो वास्तविक परिवर्तन होता है वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण होता है। लेकिन जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है, नेचुरल रूप से बात करें, जब किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन केवल जन्म दर और मृत्यु दर के कारण ही हो रहा है तो इसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। और जन्म दर और मृत्यु दर के साथ प्रवास को भी शामिल किया जाए तो इसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहेंगे। ये दोनों प्रश्न भी आपको यहां से याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब प्रश्न है अपने पास अति लघुतरात्मक प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न, अब समय बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, परीक्षाएं नजदीक है अपने। ठीक है, मानव विकास की संकल्पना के 4 स्तंभ, स्तंभ को घटक भी बोलते हैं, विचार भी बोलते हैं। कुछ हमने पेपर में केवल स्तंभ पूछा था, अब वहां घटक पूछ ले, विचार पूछ ले, तो अपने हिसाब से यहाँ ढंग से याद कर लेना है। आपको पता है 4 स्तंभ कौन से हैं, तो समता है, उत्पादकता है, सतत पोषणीयता है और सशक्तिकरण है। ये चारों के चारों आपको ढंग से याद कर लेने हैं। अगला ऋतु प्रवास से क्या आशय है, देखो ग्रीष्म काल में पहले तो ये पशु चारकों के द्वारा किया, पशु जो पालक हैं, पशु को चराते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर, और तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशु चारकों का होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे भारत में गुज्जर, बकरवाल व गद्दी जनजाति के पशुपालक क्या करते हैं, ऋतु प्रवास। देखो 2 बातें हैं, एक बात बताई मैंने आपको ग्रीष्म काल की, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये मैदान है, यहां लिख देते हैं अपन मैदान। ठीक है, और ये क्या है, पर्वतीय भाग है, दिख रहे हैं आपको, पर्वतीय भाग है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, मैदानों में घास खत्म हो जाती है, पानी की व्यवस्था ही नहीं होती है, तो जो पर्वतों में बर्फ होती है उसमें पिघल जाती है, उससे वहां घास निकल आती है। तो पशु चारक अपने पशुओं को लेकर कहां चले जाते हैं ग्रीष्म काल में, तो पर्वतीय भागों की ओर। लेकिन जैसे शीत ऋतु आती है तो पर्वतीय भागों में बर्फबारी होने लग जाती है, तो ये अपने पशुओं को लेकर वापस कहां आ जाते हैं, मैदानों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो पशु चारक हैं तो ग्रीष्म ऋतु में मैदानों से किस तरफ जा रहे हैं, पर्वतीय भागों की तरफ, और शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से किस तरफ आ रहे हैं, मैदानी भागों। क्यों आ रहे हैं मैंने भी बताया है आपको, दोनों कारण बताए हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों में घास खत्म हो जाती है, पर्वतों में बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है, उससे वहां घास निकल आती है, पानी की व्यवस्था हो जाती है अच्छी, इसलिए ग्रीष्म काल में वहां। लेकिन शीत ऋतु में बर्फबारी होती है तो वहां से अपने पशुओं को लेकर वापस मैदानों की ओर आ जाते हैं। और इसी को हमने कहा, क्या कहा है भाई, ऋतु प्रवास कहा है, या ऋतु प्रवास कहलाता है।
अब आपसे जनजातियों के नाम पूछ ले भारत की दो कोई सी, तो एक तो गुज्जर बकरवाल है, गद्दी जनजाति जो हिमालय क्षेत्र में क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। क्षेत्र पूछे तो हिमालय क्षेत्र याद रखना। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न देखो, यंत्रीकरण से क्या आशय है, मशीनीकरण से क्या आशय है। तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए यानी पूरा करने के लिए, आप ऐसे लिखिए ना, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जब मशीनों का प्रयोग करना या प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति को हम यंत्रीकरण कहा करते हैं। कोई भी कार्य है अगर उसको मशीनों की सहायता से कर रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, यंत्रीकरण या मशीनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, रसायन आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए। केमिकल पर जो आधारित है, देखो पहला पेट्रो रसायन उद्योग, अगला है नमक उद्योग, फिर है रासायनिक उर्वरक उद्योग, फिर कृत्रिम रेशा उद्योग और प्लास्टिक उद्योग। अब मैंने तो आपको यहाँ पर 5 बता दिए, लेकिन डायरेक्ट पूछे नमक उद्योग किस पर आधारित है, रसायन आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे पूछ ले तो आप 2 लिखो 3 लिखो, आपकी इच्छाएं है तो ठीक है, जितने आपको याद हो जाए और जितना हो सके याद करें। परिवहन से क्या आप क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है। देखो प्रश्न परिवहन से आपका क्या अभिप्राय, परिवहन की डेफिनेशन लिखनी, परिभाषा लिखनी। देखो परिवहन एक सुविधा है, सेवा है, अपने को क्या करती है, एक सेवा देते हैं, सुविधा है, जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल या वस्तुओं की बात कर सकते हैं, या परिसंपत्ति या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, लाया और ले जाया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, महामार्ग किसे कहते हैं, जो दूर स्थित स्थान होते हैं। मैं नॉर्मल भाषा में आपको दिख रहा है, बाकी आप यहां से पढ़ लीजिए कि जो दूर स्थित स्थान होते हैं उनको जो जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, महामार्ग कहते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है निर्बाध रूप से यातायात का आवागमन हो सके, यानी बिना बाधा के। देखो इनमें लेन होती हैं, ऐसे महामार्ग देखे होंगे आपने, इस प्रकार से 6 या 8 लाइनें होती हैं जो आने वाले आते रहे, जाते वाले जाते, तो निर्बाध रूप से किसी बिना बाधा के यातायात का आवागमन होता रहे, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब बेटा ये सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट कर देना। बाकी जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ज्यादा टाइम पास अपन कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें। ठीक है, जो प्रश्न है उसका आंसर वैसा का वैसा बताने का प्रयास करें, ज्यादा लंबी क्लास करने का कोई प्रयास नहीं है। व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है। देखो व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को, एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात और निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का रिकॉर्ड होता है। एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात और निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का रिकॉर्ड होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात किसी समयावधि या निश्चित समय के दौरान देश के आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। बेटा व्यापार संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रतिकूल और एक अनुकूल। देखो आयात यहां लिख देता हूं मैं, एक होता है निर्यात। आराम से समझना, व्यापार संतुलन के प्रकार ये पूछ भी लेता है। देखो आयात यानी क्या होता है, खरीदना, निर्यात यानी क्या होता है, बेचना। जब हम आयात अधिक कर रहे हैं और निर्यात क्या कर रहे हैं, कम, यानी बेच कम रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं, तो ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। और जब हम निर्यात अधिक करेंगे और आयात कम करेंगे, यानी खरीदेंगे कम बेचेंगे ज्यादा, तब ये अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। ये दोनों आपको ढंग से याद करने हैं। यहां पर देखो भारत के किसी एक अंतरदेशीय देश के अंदर स्थित पत्तन बंदरगाह का नाम बताना है। याद है ना, कोलकाता पत्तन इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगला भारत के कोई 2 नौसेना पत्तनों के नाम लिखे, तो एक तो कोच्चि है और एक कारवाड़ है, ये दोनों भी याद करने, कोच्चि और कारवाड़ नौसेना पत्तन है, जहां नौसेना के जहाज वगैरह जो भी होते हैं वो आते हैं जाते हैं रुकते हैं, ईंधन फ्यूल जो भी है। अगला लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करेंगे, जो 1.5 नंबर के प्रश्न आते हैं बेटा आपके। और यहां देखो प्रश्न पहला, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए, यानी जनसंख्या पे नियंत्रण आप इस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में बता दीजिए हमें। पहला देखो, परिवार नियोजन को अपनाकर अपन जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। परिवार नियोजन क्या है बेटा, बच्चों के जन्म को रोककर, यानी जैसे 2 बच्चे, कहते भी हैं बच्चे 2 ही अच्छे हैं, पर परीक्षा में ऐसे नहीं लिखना है अपने को बच्चे 2 ही अच्छे, यानी बच्चों के जन्म को रोककर तथा उनमें अंतराल रखें, यानी कम से कम 3 साल का तो अंतराल होना चाहिए एक के बाद दूसरे बच्चे में। ठीक है, ऐसा नहीं एक इस बार अगला, फिर ऐसे निकलेगा मैं। ठीक, देखो अगला, जनसंख्या को सीमित किया जा सकता है इसको अपनाकर। ठीक है, देखो
दूसरा देखो, लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। लोगों को समझा सकते हैं भाई जो जनसंख्या बढ़ेगी ना वो अपने लिए हानिकारक है, जितनी जनसंख्या होगी हमें उतने संसाधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला है गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देने से भी जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। बाल विवाह पर नियंत्रण या रोक लगाकर छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते हैं। ठीक है। फिर बड़े होते हैं जहां 4-5 बच्चे हो जाते हैं उनके, तो ऐसे जनसंख्या भारी हो जाती है। अब इससे आपको एक अवधि बतानी है, आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, आपको बताना है जनसंख्या विस्फोट की अवधि भारत में किसे कहा गया है, उसका समय बताना है पीरियड आपको। बड़े परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित करके, यानी सरकार को ऐसा आदेश निकाल दे कि जिस भी घर में 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं या 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको नौकरी में पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे या उनको इन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, नहीं मिलेगी ये सुविधा, तो इससे भी फर्क पड़ सकता है। तो परिवार नियोजन से एक बात और ध्यान रखनी है, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है, ये भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है ना। लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि कम, देखो ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ में आ गया। ऐसा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, मानव विकास में इसका क्या महत्व है। देखो, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। लोगों के पास अगर विकल्प चुनने की शक्ति है, यानी उनके पास अवसर हैं, वो विकल्पों में वृद्धि है, उनके पास अधिक विकल्प हैं, तो वो जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता, यानी उसके पास अवसर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समता से आती है। अब आगे देखो, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए सशक्तिकरण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण मतलब महत्व है, या उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। देखो, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को मजबूत करने के लिए सुशासन यानी अच्छे शासन एवं लोक कल्याणकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। तो एक तो अच्छे शासन की जरूरत है और दूसरी लोगों के लिए जो उनका कल्याण हो, ऐसी योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए। ये आपको ढंग से याद कर लेना है, सशक्तिकरण वाला प्रश्न। ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है। अब 1.5 नंबर का प्रश्न है भाई, आंसर आप लिख देते हो, बहुत से बच्चों ने लिखा है, क्योंकि वहां पर जो ताजा दूध और दुग्ध उत्पादों की अधिक मांग रहती है, ऐसा आपने लिख दिया। बट 1.5 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगा के काम करेंगे। पहले डेयरी कृषि किसे कहते हैं ऐसे लिखेंगे, लिखने का एक कमाल होता है, याद सभी को होता है। ठीक है। पर्याप्त पूंजी, आधुनिक यंत्र, गहन कृषि तथा आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू यानी दूध देने वाले, बिना दूध देने वाले को क्या करेंगे, दुधारू पशुओं से व्यापारिक स्तर पर दुग्ध यानी दूध उत्पादन करने का कार्य क्या कहलाता है, डेयरी कृषि कहलाता है। एक तो ये याद करना है। फिर आगे देखो, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के समीप इसलिए किया जाता है क्योंकि यह क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं या मांग होती है ताजा दूध। गांव में तो होती नहीं, गांव में सभी के पास जानवर होते हैं, पशु होते हैं, तो वहां दूध होता है, बाकी और अन्य जो दही है वगैरह जितने भी सारे सामान वहां मिलते हैं, तो वहां तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आगे डेयरी कृषि है तो नगरीय क्षेत्र बड़े बाजार का कार्य करते हैं, तभी तो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप ही डेयरी कृषि को किया जाता है। यही तो बताना है अपने। यहां डेयरी उत्पादों की मांग बने रहने के कारण इन क्षेत्रों में डेयरी कृषि का अधिक विकास संभव हो पाता है। अब उल्टा पूछे ना, डेयरी कृषि का अधिक विकास नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों है, तो भी वही आंसर है, क्योंकि यहाँ मांग बनी रहती है इस उत्पादों की। तो ये अच्छे से याद करना है। ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, तृतीय क्रियाकलापों का वर्गीकरण कीजिए। देखो एक तो ध्यान रखना है, तृतीय क्रियाकलापों को अपन सेवा सेक्टर कहते हैं। ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर। अब इसमें क्या है, पहली बात व्यापार एवं वाणिज्य आता है। व्यापार वाणिज्य भाई 1.5 नंबर में पूछ लिया है तो थोड़ा सा लिख देते हैं। चलो इसमें क्या आ जाएगा, थोक व्यापार आ जाएगा और फुटकर व्यापार आ जाएगा। आप थोक व्यापार फुटकर व्यापार को भी कंप्लीट कीजिए, याद कर लीजिए। अगला परिवहन, रेल, सड़क, जल तथा वायु परिवहन इसमें आ जाएंगे। परिवहन में क्या कहेंगे, तो इस प्रकार से थोड़ा लिखना रहता है। वो लिखने के नंबर होते हैं भाई, याद तो सभी को होते हैं। आप क्या करते हो, 3 शब्द लिख दे, अपना काम हो गया। अब संचार में क्या आ जाता है, मोबाइल है, दूरभाष है, उपग्रह है और दूर संचार है, संचार में आ जाएंगे। उसके अलावा और अन्य आपको लिखने हो तो बीमा, बैंकिंग और सेवाएं बहुत सारी है। तो इस प्रकार से आपको तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण कर देना है वहां पर। ठीक है। तो ये जहां जहां गलतियां हुई ना, इनको सुधारना जरूरी है अपने को। नेक्स्ट,
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी किसी संगठन का अपने निर्माण किया है, उसकी स्थापना करिए तो उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। भाई नाम क्या है, विश्व व्यापार। तो ये विश्व व्यापार के लिए एक तो नियम बनाएगा और उनको लागू करेगा। कितना सिंपल है याद करना, नियम बनाएगा और क्या करेगा, लागू करेगा। अगला, जो इसके सदस्य देश हैं उनके मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान या निपटारा भी कौन करेगा, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। अगली बात है, विश्व को उच्च सीमा शुल्क और वह विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करवाता है। जितने भी समस्याएं आती हैं, जैसे उदारीकरण का नाम आपने देखा होगा तो उसको भी यही लेकर आए हैं, ठीक है। विभिन्न सारे जो सीमा शुल्क, व्यापार अवरोध है, उसे सीमा शुल्क, व्यापार अवरोध का एक प्रकार है सीमा शुल्क, जो टैक्स लगता है, ठीक है। और जितने भी बाधाएं आती हैं, जैसे बहुत सी जगह तो बहुत अधिक टैक्स लगता है, उन सब में रियायत कौन दिलाता है, विश्व व्यापार संगठन। तो इससे व्यापार क्या होता है, लोग जो देश होते हैं वो आपस में व्यापार करने की सोचते हैं। बहुत से तो इतना टैक्स देकर ही नहीं करते। नहीं तो आगे देखो, व्यापार को स्वतंत्र, सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला, दूरसंचार, बैंकिंग, मौद्रिक संपदा के अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्य में शामिल करना। फिर है विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में लाभ के अवसर उत्पन्न कराना। हालांकि ये इसका उद्देश्य तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कर पाने में सफल नहीं हुआ है। भाई केवल विकसित देशों को इससे अधिक फायदा मिलता है, तो इसकी हानियां भी है, वो आपको ध्यान रखने, लाभ के साथ साथ। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रौद्योगिकी। देखो, मनुष्य कुछ उपकरणों एवं तकनीकों की सहायता से, यानी मानव जो है वो कुछ उपकरणों एवं तकनीकों की सहायता से उत्पादन एवं विनिर्माण करता है या निर्माण करता है, जिसे प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। ये तो डेफिनेशन होगी। अब अपना प्रश्न पे आते हैं, क्या पूछ रहा है अपने वाला। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है, क्योंकि पहली बात, मानव अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति से अनोन्य क्रिया करता है। यानी प्रौद्योगिकी की सहायता से ही मनुष्य प्रकृति के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, जो भी कार्य होता है। अगली बात, मानव प्रकृति के ज्ञान या नियमों के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अगली बात, मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जब तक प्रकृति के नियमों को नहीं समझेगा तब तक वो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकता। जैसे घर्षण व उष्मा के ज्ञान से मानव ने आग की खोज की, पहले प्रकृति के नियम समझा, फिर अपने लिए आग की खोज की, ठीक है। इस बात पर अपने को यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। डीएनए तथा आनुवांशिकी के ज्ञान से बीमारियों का इलाज खोजा, वायु गति के नियमों के ज्ञान से वायुयान विकसित किए। और देखो, इस प्रकार आगे आपको इच्छा हो तो आपका आंसर यहां तक भी कंप्लीट है, आप लिखना चाहो तो, इस प्रकार प्रौद्योगिकी मानव पर प्रकृति की दखल को कम करती है। जब हम प्रकृति के ज्ञान को समझ लेते हैं, ठीक है, या उसके नियमों को समझ लेते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यानी मैंने सीधा बोल दिया ज्ञान को सीख लेते हैं, यानी ज्ञान ग्रहण कर लेते, नियमों को समझकर ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखो, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मानव संभावनाओं को जन्म देता है। पर्यावरण से ही मानव को संसाधन प्राप्त होते हैं और उसी के द्वारा मानव संभावनाओं क्या देता है, जन्म देता है या उत्पन्न करता है। और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचनाएं करती है। सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचनाएं किस प्रकार होती है, तो ये रहा है कि पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मानव अपनी संभावनाओं को जन्म देता है और मानवीय क्रियाएं क्या करती है, मानव क्रिया करता है उनके साथ, फिर सांस्कृतिक भूदृश्य की क्या करता है, रचना करता है। अब आपको देखो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको देख लो यार, ठीक है। प्रौद्योगिकी के बारे में आपको ये याद कर लेना है अच्छे से, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्थायी चारागाहों की पहचान कीजिए। अब बहुत सारों को तो पता ही नहीं चला कि पूछ क्या लिया, स्थायी चारागाह कहां से आ गया। स्थायी चारागाह आपकी वाणिज्य पशुधन पालन में आपने पढ़े होंगे, जहां पर बड़े बड़े फार्म यानी चारागाह होते हैं, ठीक है, और उनमें पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए बीच में बाड़ लगाई जाती है, ठीक है। देखो, यह एक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है, यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जो पश्चिमी संस्कृति से यानी यूरोपीय जो संस्कृति है उससे प्रभावित है। दूसरी बात, इसमें पशु चारागाह फार्म जो होते हैं वो स्थायी तथा एक विशाल क्षेत्र में फैले मिलते हैं, यानी स्थायी होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। पशुओं की चराई को नियंत्रित, यानी पशुओं को जब चराते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए इन विशाल चारागाह फार्म में बाड़ लगाकर उसे अनेक भागों में बांट दिया
जाता है। देखो कैसे, जैसे ये एक बड़ा चारागाह क्षेत्र है, क्या किया जाएगा यहाँ पर, इसमें बीच में ऐसे बाड़ लगा देंगे, ठीक है। पहले पशुओं को इसमें चराएंगे, फिर इसमें चारा खत्म हो जाएगा तो इसमें चराएंगे, फिर इसमें चराएंगे, ऐसे नियंत्रित करते हैं। अगर पशुओं को ऐसे छोड़ दिया पूरे क्षेत्र में तो पशु होते हैं भाई, पूरे चारा को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट बात, इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। जितना आपके पास चारागाह की व्यवस्थाएं और उसमें जितना चारा है उतने ही पशुओं को इसमें पाला जाता है। नेक्स्ट बात, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, बैल तथा घोड़े इस व्यवसाय के प्रमुख पालतू पशु हैं। ध्यान, एक ही प्रकार के, इनमें से कोई सा भी पाल सकता है, लेकिन जैसे भेड़ पालने वाला भेड़, बकरी वाला बकरी, गाय बैल वाले गाय बैल और घोड़े वाले घोड़े, तो ऐसे ध्यान रखना। पर प्रमुख पशु हैं, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो पालने वो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। पशुओं का पालन वैज्ञानिक ढंग से व उच्च तकनीक की माध्यम से किया जाता है, यानी अधिक ध्यान देना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगली बात, पशु उत्पादों का अधिकांश भाग वैज्ञानिक ढंग से संशोधित या संसाधित कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात यानी बेच दिया जाता है। ये हो जाएगा आपका स्थायी चारागाह, ठीक है। ये ढंग से याद करना है आपको, देखो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में 1970 के दशक से प्रमुख उपागमों को श्रेणीबद्ध कीजिए। देखो ये जो दो प्रश्न हैं आपके, इससे पहले वाला और ये प्रश्न स्थायी चारागाह, ये दोनों जो आरबीएससी बोर्ड है इसका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है 2025, उसके दोनों प्रश्न है और काफी अच्छे प्रश्न है। इस हिसाब से बोर्ड का पेपर भी अच्छा आएगा भाई। प्रश्न तो इजी है, बस समझने की बात, इनको समझना है अपने को, अपन वहां पहुंचेंगे आंसर अपने को याद होता है पर लिख ही नहीं पाते, ठीक है। आगे देखो, 1970 के दशक में जो प्रमुख उपागम हैं उनकी बात करें अपन तो कौन से हो जाएंगे, देखो, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि एवं अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते 1970 के दशक में भूगोल में 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ। आपको इतना कुछ नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट तीनों विचारधाराओं के बारे में भी लिख सकते हो। देखो, पहले मानवतावादी या कल्याणपरक, दूसरी आमूलवादी या इसी को रेडिकल कहा जाता है, अगली व्यवहारवादी। जो पहला है प्रश्न अपने जिसकी बात करते हैं, पहले देखो मानवतावादी कल्याणपरक, नाम से पता चल रहा है इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, मानव का कल्याण उसके जो सामाजिक कल्याण के पक्ष हैं उस पर ध्यान देंगे तभी होगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये जब बेहतर होंगे तो मानव अपने आप बेहतर होगा। अगला आमूलवादी या रेडिकल है। देखो इस विचारधारा में निर्धनता के कारणों, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। सामाजिक असमानता यानी एक वर्ग अमीर है, एक वर्ग जो गरीब है, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। असमानता से तात्पर्य अमीर और गरीबी से, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। अब आपसे पूछ ले किस विचारधारा में सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, तो वही आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। थोड़ा सा पर आगे जाते हो तो समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था, यह आप ध्यान रख सकते हो। फिर ये अपने शुरू में पढ़ ली थी व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति एवं धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी जो 3 विचारधाराएं 1970 के दशक में जिनको मानव भूगोल में शामिल किया गया है ये पूरी हो जाती। अब देखो, अभी तक अपन ने केवल जो 1.5 नंबर के प्रश्न है वही किए, इसके आगे 3 और 4 नंबर के प्रश्न है, इसके बाद मैप होता है। और ये जो पेपर था केवल जो फर्स्ट बुक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसका ही था। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे आगे।